ये वीडियो में हम बैलेंसिंग देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग मासेस का। अब जो रेसिप्रोकेटिंग मास होता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमने देखा था आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन है। अभी फोर्स जो रहता है वो होता है एम इंटू ए। अभी एम यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मास है और ए उसका एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पर और ये ब्रैकेट्स को भी ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर दो फोर्सेस हमको मिलते हैं, एक इसको बोलते हैं हम प्राइमरी फोर्स, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स। तो हम रेसिप्रोकेटिंग मास के बैलेंसिंग में हम सेकेंडरी फोर्स को बैलेंस नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते, हम सिर्फ बैलेंस करते प्राइमरी फोर्स। अब प्राइमरी फोर्स जो रहता है उसके कॉस थीटा के हिसाब से हमको 0 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम प्राइमरी फोर्स। और यहाँ पर कॉस 2 थीटा है तो हमको 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे एंड 360 डिग्री पे। तो यहाँ पर 4 बार सेकेंडरी फोर्स मैक्सिमम मिलेगा हमको। तो प्राइमरी फोर्स एक साइकिल के अंदर जब रेसिप्रोकेटिंग मास ट्रैवल करता है, जैसे हमारे पास एक मैकेनिज्म है, ये हमारा पिस्टन है, यहाँ से हमारा लीवर जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये क्रैंक है और ये क्रैंक का रोटेशन सर्कल है और यहाँ पर ये फिक्स्ड है पिन सपोर्ट। स्लाइडर जो है वो ये सिलेंडर या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब ये फुल रोट ये एंगल थीटा है तो यहीं पर जो है एंगल थीटा की वैल्यू है 0 और 180, वहाँ पर प्राइमरी फोर्स मैक्सिमम रहेगा और ये 4 एंगल जो दिए वहाँ पर सेकेंडरी फोर्स मैक्सिमम रहेगा। क्रैंक रेडियस आर एंड लीवर का लेंथ एल। ये जो रेसिप्रोकेटिंग मास है जिसको बैलेंस करना है उसका मास है एम। अब ये जो प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स है उसका अगर मैक्सिमम का हम रेशियो निकालते हैं, मैक्सिमम प्राइमरी फोर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम सेकेंडरी फोर्स, तो वो बनता है एन। और एन का वैल्यू हमको पता है एल डिवाइडेड बाय आर है। एल यहाँ पर लीवर का लेंथ हो गया और आर क्रैंक रेडियस, इसको ऑब्लिगेटरी रेशियो भी बोलते हैं। अब ये हमने देख लिया कि, और यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी फोर्स मैक्सिमम मैंने बताया उसका वैल्यू भी हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय एन है और एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रैंक देखिए क्रैंक का रेडियस जो है वो काफ़ी स्मॉल है लीवर के लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी फोर्स है वो प्राइमरी फोर्स डिवाइडेड बाय एन है, तो इसका वैल्यू बहुत ही कम रहेगा, इसलिए हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्राइमरी फोर्स को ही बैलेंस करेंगे यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट ये देखिए कि जो पिस्टन है वो लीनियर ऐसे ट्रैवल कर रहा है जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक अनबैलेंस फोर्स आ गया है ये डायरेक्शन में या कोई भी डायरेक्शन में, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको सभी एंगल पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स आ रहा है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा है। इसका डायरेक्शन में नहीं बता रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये पिस्टन पे लग रहा है, क्योंकि थीटा एंगल चेंज होगा उस हिसाब से वो फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। अब प्राइमरी फोर्स दो बार हमने देखा 0 डिग्री और 180 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम बैलेंस करने के लिए हम एक मास लगाते हैं, बैलेंसिंग मास, और वो लगाते हैं कोई रैंडम डिस्टेंस पे, आर बी डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा है तो ये एक साइक्लिक मोशन है, तो साइक्लिक मोशन है तो हमको मास भी ऐसे लगाना पड़ेगा कि वो भी एक रिवोल्यूशन करे। तो मान लीजिए ये हमारा बैलेंसिंग मास है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर और इसका मास है एम बी और इसका डिस्टेंस रहेगा आर बी, और ये यही पॉइंट से रोटेट करेगा।
यही सेम क्रैंक क्रैंक जो है उसके ऑपोजिट में ये रोटेट करेगा, और ये हमारा बैलेंसिंग मास है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। दो फोर्सेस आ जाते हैं, जैसे ये डायरेक्शन में हमको मिलेगा एक फोर्स एम बी आर बी, और ये सेम स्पीड से घूम रहा है ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इसका मैं कंपोनेंट निकालता हूँ, ये हमारा फोर्स हो गया, इसके मैं अगर कंपोनेंट्स लेता हूँ, ये और कोई फोर्स नहीं, ये सिमिलर फोर्स है, उसके मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में ले रहा हूँ, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो मैग्नीट्यूड देखिए, ये थीटा है तो यहाँ पर भी ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक मिलेगा एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब हम जो बैलेंसिंग मास का वैल्यू रखेंगे, एम बी आर बी का जो प्रोडक्ट का वैल्यू रखेंगे, वो हम बराबर रखेंगे एक कांस्टेंट टाइम्स जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मास है एम इंटू आर। तो एक कांस्टेंट लगा देंगे हम, और एम आर जो हमारा है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर इसका आधा लेते हैं एम आर का, एम आर तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मास है और आर है वो क्रैंक रेडियस है, और यहाँ पर फोर्स जो हमारा है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा जनरेट हो रहा है। तो हम एम आर का कुछ कांस्टेंट जैसे 0.5 टाइम्स या 0.6 टाइम्स हम एम आर का वैल्यू लेंगे, और उसके बराबर हम कर देंगे हमारा एम बी आर बी। तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि एम बी आर बी का प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये मास का फिक्स्ड कुछ कांस्टेंट रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि 0.5 रहेगा या 0.6 रहेगा, उसका एक कांस्टेंट लेंगे जिसको मैं सी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर हम एम बी आर बी का वैल्यू रख सकते हैं सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया ये सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फोर्सेस कितने हैं। एक तो हमारे पास ये डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि पिस्टन तब उस डायरेक्शन में जा रहा होगा रिवोल्यूशन के हिसाब से। और अगर आप इसका मैकेनिज्म को मूव कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम मास को ऑपोजिट फिक्स करें क्रैंक के, ताकि हमको फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा लग रहा है, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में हमको मिलेगा सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, जो कि ये फोर्स है। और हमारा एक वर्टिकल फोर्स हो जाएगा सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक अनबैलेंस फोर्स तो हमको दिख रहा है कि ये रह जाएगा सिस्टम में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काउंटर रिएक्ट कर सकते हैं बैलेंस होने के लिए, लेकिन ये वाला जो है वो अनबैलेंस फोर्स रह जाएगा सिस्टम में। तो ये एक हो गया फोर्स अनबैलेंस्ड, ये एक फोर्स हमको मिल गया जो कि अनबैलेंस्ड है। और इन दोनों का अगर मैं सब्सट्रैक्शन लेता हूँ तो वो भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव है डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अगर मैं सेक टू बोल देता हूँ, इसको मैं वन बोल देता हूँ, तो यहाँ पर भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाएगा जो कि है वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो एक ये अनबैलेंस्ड फोर्स रह गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स रह गया वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस मिले उसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, ये एक फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स वन हो गया, ये अनबैलेंस्ड फोर्स टू हो गया, ये 90 डिग्री पे है, तो इसका कुछ रिजल्टेंट रहेगा यहाँ से ऐसे। तो अगर फाइनल रिजल्टेंट अनबैलेंस में निकालता हूँ फोर्स को, तो एफ आर अनबैलेंस्ड वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ अनबैलेंस्ड वन स्क्वायर प्लस एफ अनबैलेंस टू स्क्वायर, ये पाइथागोरस से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। एक तो हो गया वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसका होल का स्क्वायर प्लस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे आ जाता है।
और अनबैलेंस फोर्स जो है वो मिनिमम हमको रखना है, क्योंकि हमको बैलेंसिंग करना है तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम होने के लिए क्राइटेरिया है, ये एफ आर रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स वो मिनिमम होगा जब हमारा सी का वैल्यू जो है वो 0.5 रहेगा। मतलब हमारा जो बैलेंसिंग मास है और उसका डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट का वैल्यू 0.5 टाइम्स रखेंगे, हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग मास है और उसका डिस्टेंस है, क्रैंक रेडियस है। तो ये कंडीशन रखने पे हमको अनबैलेंस फोर्स मिनिमम से मिनिमम मिलता है। अब यहाँ पर हमने एक देख लिया, ये अनबैलेंस फोर्स था और यहाँ पर ये भी अनबैलेंस फोर्स था। अब जो मैकेनिज्म मैं बनाया था उसको मैं एक बार वापस बना दूँ। ये हमारा पिस्टन हो गया और ये लीवर, ये क्रैंक हो गया, ये पॉइंट पे ऐसे घूम रहा है और इसका कुछ ऐसे सर्कल बन रहा है रोटेशन का। अब देखिए हमने एक यहाँ पर बैलेंसिंग मास लगा दिया, ये आर डिस्टेंस था, ये एल, इसका मास एम था। यहाँ पर हमने एक बैलेंसिंग मास ऐसे लगा दिया था, डिस्टेंस आर बी था और ये वैल्यू एम बी था। हमने यहाँ पर पहले तो ये लिखा था एम बी आर बी इक्वल टू सी टाइम्स एम आर, लेकिन हमने उस टाइम पे ये जो हमारा क्रैंक है यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरे जो रोटेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे यहाँ पर पिन होगा और दूसरे जो भी वेट्स रहेंगे, जो भी ये क्रैंक के साथ ओमेगा रिवोल्यूशन से घूम रहा है, उसका भी एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने अभी तक तो पिस्टन का ही किया है। ये कनेक्टिंग रोड हो गया, उसका पिन जॉइंट हो गया, ये आर हो गया। तो उस सब को हम काउंटरएक्ट करने के लिए हम उसका मास को फोकस मानते हैं कि हमारा जो मास है M1 वैल्यू से यहाँ पर फोकस्ड है। यहाँ पर एक मास है उसको हम M1 बोलते हैं और वो डिस्टेंस R पे ही लोकेटेड है। तो अब एक अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा M1 R ओमेगा स्क्वायर, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर यही जो आर बी डिस्टेंस पे हम एक्स्ट्रा मास ऐड कर देंगे, एम बी डैश एक ऐड कर देंगे जो कि इसके बराबर हो जाएगा एम बी डैश आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक एक्स्ट्रा मास हमने ऐड कर दिया M1 को बैलेंस करने के लिए। एम बी था वो M को बैलेंस कर रहा था, कुछ कंपोनेंट जो हमने अनबैलेंस फोर्स निकाला उतना तो बच जाएगा लेकिन काफ़ी हद तक वो बैलेंस कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो ये M1 एक्स्ट्रा रोटेटिंग कंपोनेंट्स का मास है, ये इसका फिर पिन जॉइंट रहेगा उस सब का, उसको बैलेंस करने के लिए हमने M भी लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये दोनों को सम करके एक नया वेरिएबल दे रहा हूँ M हमने यहाँ पे ले लिया, मैं इसको नया वेरिएबल MB बोल देता हूँ। अब क्या हुआ, ये MB जो था उसी को मैंने इन दोनों के सम के बराबर बोल दिया। अभी ये जो MB है उसमें मैं यहाँ पर ये जोड़ देता हूँ M1R और मैं उसी को MB बोल देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो मान लीजिए ये MB डबल डैश था हर जगह पर और MB जो हमारा फाइनल MB है वो दोनों को काउंटरएक्ट कर रहा है, MB डबल डैश को भी जो कि रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस कर रहा है और MB डैश को भी बैलेंस कर रहा है जो कि रोटेटिंग मास को भी बैलेंस कर रहा है, उसी को मैं MB बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर तो कट जाएगा, तो M1R इक्वल टू MB डैश R हो जाएगा और हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस कर रहा है MB डबल डैश जो कि MB था, पहले मैंने MB लिया था लेकिन यहाँ पर मैं उस सभी को MB बोल देता हूँ। लेकिन अगर मैं MB डैश सबको बोलता हूँ तो मेरे को कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर डबल डैश करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जहाँ पर भी मैंने पहले MB लिया था वहाँ पर MB डबल डैश, क्योंकि अभी जो MB है उसमें दोनों कंपोनेंट डाल दिया मैंने, ये जो हम पहले MB लेते थे उसको भी और अभी जो मैंने ये M1 को बैलेंस करने के लिए MB डैश लिया वो भी। तो M1 को बैलेंस करने के लिए ये आ गया, रेसिप्रोकेटिंग को बैलेंस करने के लिए ये आ गया और उन दोनों के जो एडिशन है उसी को मैंने बोल दिया MB डायरेक्टली। तो यहाँ पर ये रोटेटिंग मास भी हो गया बैलेंस और
रेसिप्रोकेटिंग मास भी हो गया बैलेंस। तो एम भी हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि एक तो सी टाइम्स एम आर हो जाए, प्लस हम उसमें रोटेटिंग मास का भी डाल देंगे मास। तो एक्स्ट्रा हम एम वन ऐड कर देंगे उसके अंदर, जो कि है आर डिस्टेंस पे ऑलरेडी सिचुएटेड है। तो हम एम भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट, सी एम आर प्लस एम वन आर। और वो हमने किस तरह से डिसाइड किया, क्योंकि एम वन यहाँ पे है आर डिस्टेंस पे, तो उसी के बराबर हमने एम बी डैश आर ले लिया और उसको हमने डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया। तो हमको एम बी ऐसे सिलेक्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए रोटेटिंग मास का मास 0 दिया है, तो इसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। तो हमारा पुराना वाला जो थियरी था वो आ जाएगा, सी एम आर इक्वल टू एम बी आर बी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में रोटेटिंग मास दिया ही नहीं है। अगर रोटेटिंग मास दिया है तो उसको हम सिंपली एम वन आर से मल्टीप्लाई करके हमारे एम बी के अंदर ही ज्वाइन कर देंगे डायरेक्टली। और अनबैलेंस्ड फोर्स तो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो एम वन है उसके बराबर ये एम बी डैश टेक केयर कर ले रहा है। बाकी बचा ये एक फोर्स और ये फोर्स दोनों बैलेंस कर देंगे। अभी जो बचा हमने जो पहले कैलकुलेट किया था एम बी और एम के बीच में जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे बचा था ये सब, तो ये ऑलरेडी तो पहले जो था वैसे के वैसा उतना रहेगा ही रहेगा। तो अनबैलेंस फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बस हमने क्या किया कि एम वन जो रोटेटिंग मास था उसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया एम बी के अंदर। तो हमारा नया इक्वेशन ये आ गया एम बी का। तो यहाँ पर जो एम बी आर बी का प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो सी एम आर हो जाएगा, प्लस उसमें हम मास ऐड कर देंगे, ये है रोटेटिंग मास। और यहाँ पर जो एम है वो है रिवोल्व रेसिप्रोकेटिंग मास, और यहाँ पर एम बी है वो है बैलेंसिंग मास। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये फॉर्मूला भी इजी है, आपको जस्ट इसके स्टेप बाय स्टेप लिखने की। यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा लग रहा है और उसको हम बैलेंस कर रहे हैं सी एम आर से कर रहे हैं। और सी एम आर के दो कंपोनेंट है, एक कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट को हम बैलेंस नहीं करें, देख आप यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है इसलिए वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो एक हमको ये अनबैलेंस मिल गया, एक अनबैलेंस इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, जो कि वन माइनस सी इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव गिन रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव गिन रहा हूँ। तो उसके बाद ये हमारा फोर्स आ गया। अभी इसका डायरेक्शन ये भी हो सकता है, मैंने तो जस्ट रैंडमली लिया है। तो ये अनबैलेंस फोर्स पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे निकल गया दोनों का। उसके बाद हमने देख लिया मिनिमम कंडीशन के लिए सी का वैल्यू 0.5 होना चाहिए। आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो कि कितना वैल्यू होना चाहिए सी का, लेकिन ये 0.5 ही आएगा। उसके बाद मैंने 0.5 करके ये कंडीशन ले लिया जो कि मिनिमम फोर्स के लिए है। उसके बाद हमने एम बी में एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया जो कि था रिवॉल्विंग मास का यहाँ पर। तो एम वन आर हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो यही था रेसिप्रोकेटिंग मास, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इससे ईएसी का क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन गेट में इतना कंसेप्चुअल ज़्यादा आएगा नहीं। डायरेक्टली आपको अनबैलेंस फोर्स का ही इक्वेशन बेस्ड सॉल्व करने का रहेगा, या फिर मिनिमम कंडीशन या कुछ मास बैलेंस ही रहेगा। तो इतना आप कर लेंगे तो आपका बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास हो जाएगा गेट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।